एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। जापान का बाजार 4.5% ऊपर और एसजीएक्स निफ्टी में मामूली सुस्ती। साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में क्या बाजार को मिलेगी दिशा, कैसी होगी दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी, बताएंगे बुलेटिन में आगे। आरआईएल संस्थापक धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कल रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। फिलहाल कर्मचारियों को मुफ्त सेवा, अगले साल देश भर में होगा कमर्शियल लॉन्च। वित्त मंत्री ने जताई 7.5% ग्रोथ की उम्मीद, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा जीएसटी पास नहीं हुआ तो घट सकती है ग्रोथ। महाराष्ट्र सरकार 63 कंपनियों को देगी एसईजेड रद्द करने का नोटिस। डीएलएफ, एक्सेलटेक, विप्रो के नाम भी शामिल। जमीन लेने के बाद आगे नहीं बढ़े ये प्रोजेक्ट। और 16 जनवरी को होगा स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सीएनबीसी आवास की खबर पर लगाई मुहर। साल 2015 का आखिरी हफ्ता और दुनिया भर के बाजारों में सुस्ती और छुट्टियों का माहौल। वॉल्यूम्स कम, डायरेक्शन कम, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए हफ्ता है अहम, क्योंकि इस साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को होगी एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिहाज से वॉल्यूम और एक्शन रहने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बाजार जो सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, क्या गिरावट में खरीदारी के मौके हैं या फिर उछाल में करे बिकवाली? कहां है आपके लिए आज मौके? इस पर होगा हमारा खास वक्त। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान जो बनाएंगे आपके लिए आज की ट्रेडिंग रणनीति। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश कुरशकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है अनिल। लेकिन आप देखिए, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से एक दिन ऊपर रहता है बाजार, एक दिन नीचे। 17 दिसंबर को बाजार ऊपर था, 18 को नीचे, फिर 21 दिसंबर को ऊपर, 22 को नीचे, 23 को ऊपर, 24 को नीचे। तो अगर इसी ट्रेंड से चलना हो तो आज तो बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। कम से कम इस ट्रेंड से पॉजिटिव बायस तो बनता है, लेकिन फिर भी बाजार भले ही ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन बायस साफ दिख रहा है कि वो ये कि ऊपर की तरफ धीमे धीमे जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से अगर ये डायरेक्शन भी है, तब भी एक डायरेक्शन क्लियर कि जब हम गिर रहे हैं तो कम गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्शन को लेकर मुझे संदेह नहीं है कि गिरावट में खरीदारी का मौका है। मेरा ये मानना है कि जब तक 7,800 के ऊपर बाजार बना हुआ है, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शायद 7,800 के लेवल को बाजार एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश भी करे। तो उस लिहाज से आज भी अगर सुस्त शुरुआत हो, कमजोरी के साथ शुरुआत हो, तो मैं खरीदना चाहूंगा। और खरीदने के लिए बेहतरीन जगह होगी 7,825 के आसपास अगर मिले तो, और तब 7,800 का आप स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ 7,900, 7,950 में आते हुए देख रहा हूं, जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी में भी मजबूती के संकेत साफ है। 16,700 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी खरीदना चाहिए। 17,100, 17,300 का टारगेट इंटैक्ट है, वहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के मौके मिलेंगे। और जैसा मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि सेंसेक्स निफ्टी के बाहर एक्शन ढूंढिए, और वो एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि वहां पर अब भी बेहतरीन तेजी और ट्रेडिंग के मौके आपके लिए बनेंगे। तो मिड कैप शेयरों में, हाई बीटा शेयरों में, जिसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स आप रख सकते हैं, इंफ्रा स्टॉक्स रख सकते हैं, पावर सेक्टर, कुछ हद तक बैंकिंग शेयरों में एक ब्रेकआउट आने की संभावना बनती है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव रखें, गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन हाँ, आप बहुत तेजी के साथ बाजार को ऊपर जाते हुए भी नहीं देखेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आएगी, तो एक मौका पूरी तरह से तेजी के लिहाज से अब भी बनता है इस बात। बिल्कुल, मिड कैप में जबरदस्त एक्शन न सिर्फ आज, आप देखिए पूरे साल देखने को मिला अनिल। निफ्टी जो 5% कमजोर हो रहा है इस साल, मिड कैप इंडेक्स 6% की जबरदस्त रैली दिखा चुका है। और दिसंबर सीरीज में भी देखिए मिड कैप इंडेक्स ने करीब 1.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो कौन से वो मिड कैप्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, मानस अविनाश से जानेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले मानस, बाजार पर आपसे बात करना चाहूंगा। ये बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज मार्केट्स को? एक तरफ तो सब कह रहे हैं देखिए वॉल्यूम्स कम होने वाले हैं, जाहिर सी बात है छुट्टियों के मूड में है सभी, लेकिन क्या लगता है यहां से और ऊपर की तेजी देखने को मिल सकती है? 7,950 के पार भी हम जा सकते हैं क्या? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें 2-3 चीजें चार्ट्स पे देखनी है। पहली चीज ये कि पिछले दिनों निफ्टी ने 75-50 के आसपास सपोर्ट लिया। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे आपको डेली चार्ट पे। वेडनेसडे के सेशन में निफ्टी ने एक अहम रेजिस्टेंस जो 7850 के आसपास था
उसको ब्रेक किया। ये जरूर है कि थर्सडे के सेशन में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हाई लेवल्स पे, बट जिस तरह निफ्टी 61.80% इंटरेस्टमेंट लेवल जो पूरा हमने क्रैक देखा था 7980 के आसपास से, उसके ऊपर टिका हुआ है। मैं समझता हूं कि जब तक निफ्टी 7800, 77, 75 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक मैं समझता हूँ जो ट्रेंड है वो ऊपर ही की तरफ बना रहेगा। और देखिए ये यहाँ पर आप बहुत बड़े मूव की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर रहेगा, छोटे मूव्स मिलते रहेंगे। एक तो वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, दूसरा आपको चार्ट पे जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखते हैं। तो कॉशियस रहना चाहिए हाई लेवल्स पे, और ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़े मूव की उम्मीद ना करें। अगर एक टारगेट सेट करके चले तो मैं समझता हूँ इस मंथ के जो हाई थे 7980 के आसपास, वो टारगेट सेट करके चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो टारगेट आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है, और अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली 7800 के नीचे जरूर रखें। ओके, 7800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर रहे हैं। अविनाश, क्या आप भी तेजी करेंगे आज के बाजार में? अनिल, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जैसे पहले आपने डिस्कस किया कि मिड कैप्स में ज्यादातर एक्शन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड कैप्स ने ब्रॉड मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मेरे ख्याल से के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। और मुझे लग रहा है कि हालांकि मार्केट्स काफी वोलेटाइल है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम देखें तो जहां पे भी अर्निंग्स रिकवरी स्ट्रांग है, जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ विजिबल है, मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रॉड मार्केट 7900, 950 तक पॉसिबली रेजिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन 7800, 7850 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स इस एक्सपायरी को मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए। लेकिन अनिल, ये बताइए कि एफआई से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हमने देखा बृहस्पतिवार के सेशन में 112 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है एफआई ने। जब लगा था कि एफआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, अचानक ये बिकवाली का फिगर मूड बिगाड़ने वाला जरूर है। और डीआईएस का फिगर भी 8 करोड़ का मात्र, लगता है कि छुट्टी पे चलेगा डीआईएस। तो एक्शन कम है और इसी तरह के आंकड़े दिखेंगे पूरे हफ्ते। कोई बहुत बड़े आपको 400-500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े दिखेंगे नहीं, न एफआईएस की तरफ से। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से फिर से आपको किसी भी दिन बड़ी खरीदारी का आंकड़ा दिख जाए, लेकिन एफआईएस बड़े एक्शन में रहेंगे, इसकी संभावना कम है, क्योंकि साल का आखिरी हफ्ता दुनिया भर के बाजारों में छुट्टियों के माहौल का होता है और उस लिहाज से वॉल्यूम सब जगह कम होते हैं। और एफआईएस ने भी अगर 100 करोड़ का बेचा है तो मुझे नहीं लगता किसी भी ट्रेडर का मूड इससे खराब होना चाहिए कि 100-200 करोड़ की खरीदारी या बिकवाली से बहुत फर्क नहीं पड़ता। और खासतौर से तब जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने 100 करोड़ की खरीदारी की है, तो कैश मार्केट की बिकवाली के सामने उतनी ही खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में होती हुई दिखी है, तो लगभग मामला स्टॉक्स में बराबरी का है। लेकिन जो अच्छा आंकड़ा है जिसे ट्रेडर्स को देखना चाहिए वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। 350 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं, जिसमें बैंक निफ्टी में भी थोड़ी खरीदारी हुई है और निफ्टी में भी खरीदारी, लेकिन ये खरीदारी उनकी शॉर्ट पोजीशन के कवर करने की वजह से होती हुई दिखी है। थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस भी बनी है, तो आंकड़े उस लिहाज से अच्छे हैं। ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा है 250 करोड़ का, लेकिन उसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। सीरीज के आखिर में जो पहले उन्होंने ऑप्शंस हेजिंग के लिहाज से खरीदे हुए थे, धीमे धीमे वहां पर कमी करते हुए दिख रहे हैं एफआईज। तो मैं ये कहूंगा कि आंकड़े अगर आप देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है बजाय नेगेटिव साइड के। चलिए, एफएनओ के आंकड़े भी आपसे पूछेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मानस, ये बताइए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होगी? अगर एक सेक्टर पर आपको इस समय आज के दिन बुलिश होना है तो वो कौन सा होगा, और उसमें कौन सा शेयर है जो आप आज चुनेंगे? हमने देखा था बृहस्पतिवार को डिफेंस स्टॉक्स में क्या जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। ऐसा ही एक सेक्टर हमें आज बताइए जहां पर आज हमें ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, एडीएजी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर जितने ही स्टॉक हैं वो चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो, आर पावर हो, आरकॉम हो, ये चारों ही स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक स्टॉक इसमें से चूज करना हो तो वो डेफिनेटली आर पावर का होगा। देखिए, पहली चीज, अगर आप पावर क्षेत्र के स्टॉक्स देखेंगे या तो अगर आप इंडेक्स देखिए, अगर आप एनएससी का जो एनर्जी इंडेक्स है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर भी बुलिश पैटर्न दिखेंगे। पावर स्टॉक्स में ऑलरेडी तेजी है। आर पावर के चार्ट देखिए तो करीब 35 रुपए के लोज बने थे, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बने थे। कंसोलिडेशन अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ के आसपास स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 52 और 46 की रेंज में। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेशन देखा गया। लास्ट सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा इस रेंज का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक शार्प अप मूव आना चाहिए। अगर हम थोड़े से लंबे टारगेट सेट करें तब तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 65 और 67 तक के टारगेट भी सेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 दिनों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 57 के टारगेट सेट करके चले, और पॉसिबल है कि आप एक शार्प अप मूव देखें तो 53.50 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो रिलायंस पावर एडीएजी पैक के ऊपर काफी बुलिश हैं हमारे एक्सपर्ट। अविनाश की भी पिक जानूंगा अभी और उनसे भी पूछूंगा कौन सा सेक्टर है जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है।
लेकिन अनिल बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत हैं क्या, और एक्सपायरी किस लेवल पर होगी, क्या इस तरह के कुछ संकेत? हाँ, एक्सपायरी की रेंज साफ दिख रही है मंथ, और वो रेंज दिख रही 7,800 से 8,000 की। 7,800 के नीचे एक्सपायरी के पहले जाएंगे इसकी संभावना कम है, डेटा के हिसाब से कम ये साफ दिख रहा है। 8,000 के ऊपर जाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है। तो असली टेस्ट तो बाजार की तेजी का तब होगा जब बाजार 8,000 के लेवल को पार करके टिक पाए, तब जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो बाजार को नए रेंज में, नई जोन में ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल एक्सपायरी के पहले ऐसा होगा, इसके संकेत तो काफी कम है। और चूंकि 4 ट्रेडिंग सेशन आपको निकालने हैं, तो फिर शायद आप ये मान सकते हैं कि धीमे धीमे करके बाजार 7,950 8,000 की तरफ जाने की कोशिश करे, और तब देखेंगे हम वहां से ग्लोबल संकेत किस तरह के मिलते हैं, उस पर ट्रेड करेंगे। जहां तक आज के लिए रेंज का सवाल है, वायदा कारोबार के 2 डेटा बेहद अहम नजर आ रहे हैं। पहला लेवल है 7,850 का, जहां पर पुट में शुक्रवार के सेशन में लगभग गुरुवार के सेशन में 5 लाख शेयर नए जुड़े थे, तो वो एक तरह से सपोर्ट का काम कर सकता है। जिन्होंने पुट बेचा है वो तेजी करने की पोजीशन वहां पर बनाई है। ऊपरी स्तरों पर 7,950 पर 6 लाख शेयर कॉल में ऐड हुए हैं, जुड़े हैं नए। इसका मतलब साफ है कि 7,950 ऊपर की रेंज देखे तो वायदा कारोबार के आंकड़े ये बता रहे हैं ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से 7,950 7,850 ये 100 पॉइंट की। अब 2 और आंकड़े, बैंक निफ्टी जहां पर 76,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बैंक निफ्टी आधा % कमजोर था, और निफ्टी में 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो जैसे जैसे बाजार धीमे धीमे थोड़ा ऊपर आया, थोड़ी सी पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। और ये इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 7-8 दिनों से आप देखिए बाजार में नई पोजीशंस नहीं बन रही है। धीमे धीमे ट्रेडर्स या तो छुट्टियों पर जाने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी पोजीशंस को कम करते हुए दिख रहे हैं, और वही ट्रेंड साफ है। अच्छी बात है, 2 पॉइंट की जो डिस्काउंट थी निफ्टी में वो 11 पॉइंट की प्रीमियम में बदलती हुई दिखी है, तो कुछ हद तक मंदी की पोजीशंस कवर होती हुई दिखी है। ओके, चलिए, तो कुछ हद तक मंदी की पोजीशंस कवर होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी हमने देखा है इस सीरीज में नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, हालांकि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट सपाट ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने मानस से पूछा कौन से वो सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, उन्होंने कहा एडीएजी पैक और उसमें आर पावर। अविनाश, आपको कौन सा सेक्टर पसंद है ये बताइए, और उसके अंदर शेयर भी बताइए। मुझे लग रहा है कि 2 सेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है, और जो शायद इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म बजट के पहले प्ले आउट हो सकते हैं वो डिफेंस और रेलवे सेक्टर होगा। मुझे लग रहा है कि डिफेंस में एक्सपेक्टेशंस है कि जनवरी या फरवरी में जिस प्रकार के नए ऑर्डर्स गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, तो ऑब्वियसली बड़े कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर हम पीपा और डिफेंस की भी बात करें तो ये क्लियरली एक इमर्जिंग प्लेयर अभी डिफेंस में होने जा रहा है। तो बोथ कंपनीज मुझे लग रहा है कि क्लियरली बाय मोड में है, और डेफिनेटली आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। रही बात रेलवे सेक्टर के लिए, तो मुझे लग रहा है कि टीटागढ़ वैगन्स में एक्शन कंटिन्यू होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि 8 से 10,000 नए वैगन्स की ऑर्डर रेलवे अनाउंस करने वाला है। तो यहां पे ये काफी बड़ा प्लेयर है, तो टीटागढ़ वैगन्स पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो टीटागढ़ वैगन्स और रेलवे स्टॉक्स ये रह सकते हैं एक्शन में, और यहां पर मौके हैं आपके लिए खरीदारी के। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी पर किस तरह ट्रेड करने की राय आज आपको दे रहे हैं, ये सब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय हम आपके सामने हर रोज लेकर आते हैं, और आज देखिए अमित हर्चेकर A+ एनालिटिक्स के वो कह रहे हैं पिकवाली करिए, 7780 तक के टारगेट्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए 7,930 का। वहीं सिमीवॉमिक.com की सिमी वॉमिक कह रही कि खरीदारी कीजिए निफ्टी पर 7,830 के स्टॉप लॉस के साथ। उन्हें लगता है 7,910 पर मौका मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करने का। और अनुज दीक्षित का मानना है कि खरीदारी करिए, टारगेट्स वो दे रहे हैं 7,930 से 7,950 के, स्टॉप लॉस रखिए 7,810 का। जय ठक्कर सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट शेर खान के कहने की खरीदारी करने में समझदारी है, 7,800 के स्टॉप लॉस से तेजी करिए आप, 7,950 तक जा सकता है निफ्टी। जय के अलावा रजत बोस भी देखिए तेजी में है, 7,920 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उनके मुताबिक। 7,725 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 अन्य एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, और उनकी राय के मुताबिक अगर आप निफ्टी की रेंज देखें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट दिख रहा है साफ तौर पर वो है 7,800 से लेकर 7,830। ये 30 पॉइंट की रेंज बेहद अहम सपोर्ट का काम करेगी। वहीं ऊपर की तरफ 7,910 से लेकर 7,950 ये रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल्स, ये रेंज आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए, तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जिसमें आज एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं आज का 5 का पंच।
और कल देर शाम रिलायंस जियो ने अपना 4G प्लान लॉन्च किया है, 4G कारोबार लॉन्च किया है और इसके चलते न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेटवर्क 18, टीवी 18 जैसे शेयर रेडार पर रहेंगे, बल्कि बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां, आइडिया, भारती, आरकॉम, जिनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। लेकिन यहीं पर एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि जो चैनल CNBC आवाज आप इस वक्त देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का प्रबंधन और स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक और ऐसी कंपनी जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। दरअसल बोर्ड ने मंजूर किया है अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए। 14% हिस्सेदारी इन्होंने बेची है अपने ही पार्टनर को, मित्सुबिशी सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी को, और वहां से करीब 882 करोड़ रुपीस कंपनी के हाथ लगेंगे। दो स्टॉक सीमेंट कंपनियां जेके लक्ष्मी सीमेंट और उदयपुर सीमेंट रहेंगे रेडार पर। उदयपुर सीमेंट में काफी दिनों से एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां मॉर्गन स्टैनली लगातार बिकवाली करता हुआ दिखा है, लेकिन यहां पर ऑफर फॉर सेल आने की तैयारी। 3% हिस्सेदारी जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि इनके प्रमोटर है, वो बेचेंगे ऑफर फॉर सेल के जरिए। इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर्स पर भी नजर होगी और यहां पर जो बोर्ड बैठक हुई उसमें यह आउटकम निकल कर आया कि 368 करोड़ रुपीस ये रेज करेंगे प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैक रिवर फूड 2। ये वो फंड है जो दरअसल पैसा लगाएगा इस कंपनी में और इस पैसे का इस्तेमाल एक्सपेंशन प्लान्स के लिए, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यूज होगा। SMS फार्मा ये स्टॉक होगा रेडार पर, जहां पर राहत की खबर आती हुई और इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए US FDA की मंजूरी मिली है। अप्रैल में इंस्पेक्शन हुआ था और अब मंजूरी की खबर है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे रिलायंस जियो लाएगा 4G क्रांति। लॉन्च की बेहतरीन झलकियां भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। रिलायंस ने अपनी 4G सर्विसेज जियो का सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही भारत में डिजिटल क्रांति का एक नया दौर शुरू हो गया है। रिलायंस जियो ने 4G सर्विसेज की शुरुआत एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुद इसका ऐलान किया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार और रिलायंस के 35,000 कर्मचारी वहां मौजूद थे। रिलायंस जियो की सर्विसेज फिलहाल कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही है। जल्द ही इसका कमर्शियल लॉन्च भी कर दिया जाएगा। कंपनी के पास 22 सर्कल्स में 4G स्पेक्ट्रम है और देश भर में इसके पास करीब 30,000 अपने टावर्स हैं, जबकि 70,000 टावर्स लीज पर लिए गए हैं। यही नहीं, 2.5 लाख किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क भी खड़ा किया गया है। रिलायंस ने बेहतर सर्विसेज देने के लिए 4G नेटवर्क पर ही 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का भी ऐलान पहले किया था। Very warm good evening, 35,000 people in RCP. And business, where plastics, as all of you know, from the time we get up in the morning, it's in our toothbrush, through our day, it improves our quality of life, whether in packaging or when we open our milk, the milk packaging, or in shopping. Most of our cars today have a lot of plastic. And then finally, across all our life, plastic improves our life. We at रिलायंस जियो को लॉन्च करने के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में कदम से कदम मिलाने के लिए रिलायंस जियो जरूरी है। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है और ऐसे में 130 करोड़ भारतीयों को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। 1.3 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. We have the youngest population in the world.
Give them the tools, give them the skills, give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform the lives of 1.3 billion Indians that motivated Reliance to enter this space. And Jio is the result. Jio will help advance and realize the potential of every Indian and India. I have no doubt that with the launch of Jio, India's rank will go up from 150th to among the top 10 in the world in the next few years. यह 3.5 घंटे तक अनिल ये कार्यक्रम चला और शाहरुख खान, ए.आर. रहमान जो इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो वहां पर थे और एक बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला इन स्टार्स से। और रिलायंस जो एक इस देश में काफी क्रांति करेगा ये चेयरमैन का कहना था। और धीरू भाई अंबानी जी का आज जन्मदिन है, उसके एक दिन पहले शाम ये लॉन्च हुआ है, तो देखना होगा किस तरह से धूम मचाती है ये नया टेलीकॉम कंपनी। बिल्कुल सबकी बड़ी इंतजार है और ये लॉन्च अभी हो चुका है कर्मचारियों के लिए और अगले साल शायद मार्च के आसपास आप देखते रहेंगे कि ये लॉन्च पूरे देश भर में सबके लिए किया जाएगा, तो साफ तौर पर उस पर नजरें जरूर होगी। लेकिन धीरू भाई अंबानी के साथ साथ ही आज उनके जन्मदिन के साथ साथ ही इतनी बड़ी लॉन्च होती हुई दिखी है, तो ये एक लॉन्च सबसे इंतजार वाला आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल धीरू भाई अंबानी जी का जन्मदिन है आज और रतन टाटा का भी जन्मदिन है आज, और आप देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का भी जन्मदिन है। तो ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जिनका आज और जन्मदिन। बिल्कुल, और CNBC आवाज की तरफ से इन सारे दिग्गजों को खासतौर से टाटा साहब और जेटली जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। फोकस होगा पूरी तरह उन शेयरों पर जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। आपके लिए जानेंगे लेवल्स और रणनीति इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड गौरव बिस्सा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरव, आपसे निफ्टी पर राय लूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे रिलायंस जियो के लॉन्च की, अविनाश एक सवाल पहले आपसे लेना चाहता हूं। इस लॉन्च के दम पर किन शेयरों में आपको खरीदारी करने का मौका दिखता है? क्या बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए इसे नेगेटिव समझना चाहिए या फिर ये पहले से अंदाजा था? किस तरह का एक्शन दिखेगा पूरे टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में आज? मुझे लग रहा है कि रिलायंस में डेफिनेटली थोड़ा सा अपटेक देखने को मिलेगा और क्लियरली बाकी टेलीकॉम कंपनीज की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा मार्जिनल डाउनटिक देखने को मिले, लेकिन जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर है जो 2017 वहां पे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर शायद एक दिक्कत वाला क्वार्टर हो सकता है सारे अदर टेलीकॉम कंपनीज के लिए, जैसे आइडिया, आरकॉम के लिए, क्योंकि क्लियरली मार्च के बाद जब पूरी तरह से एक कमर्शियल लॉन्च रिलायंस जियो करेगा तभी पूरा इम्पैक्ट बाकी सारे कंपनीज को देखने को मिलेगा। स्पेशली प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मार्केट मान रहा है कि क्लियरली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको डेफिनेटली रिलायंस जो अंडरकट करेगा मार्केट शेयर कमाने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की 4G की सर्विसेज 2-3 महीनों में स्टेबलाइज होगी, मेरे ख्याल से कस्टमर्स भी काफी अच्छी तरह से एक्सपेक्ट करेंगे कि डेफिनेटली वो ये सर्विस ऑप्ट कर ले। तो मुझे लग रहा है कि टुडे में भी थोड़ा सा डाउनटिक दूसरे टेलीकॉम कंपनीज में देखने को मिले, लेकिन क्लियर इंपैक्ट जो ये सारे टेलीकॉम कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मार्च अप्रैल में कमर्शियल लॉन्च होगा देश भर में इस सेवा का। इस समय केवल कर्मचारियों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराई गई, यानी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है ये। लेकिन गौरव हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार को आज आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? क्या आपको लगता है कि यहां से मोमेंटम ऊपर की तरफ रह सकता है, एक्सपायरी भी पॉजिटिव नोट पर होगी? क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? गुड मॉर्निंग जी। मेरा ये मानना है कि अगर आप लास्ट 3 या 4 दिन में देखेंगे तो निफ्टी में इतना ज्यादा मूवमेंट्स नहीं आए हैं, और अगर आप डेरिवेटिव्स के आंकड़े भी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें चेंज देखे नहीं गए हैं। जो पिछला मोमेंटम था, जो या पिछला जो व्यू था, वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। फिलहाल जो है मेरा कि 7920 7950 तक के लेवल्स के लिए अगर ट्रेडिंग बाय बनती है 7850 7860 जो करंट लेवल्स है वहां पे, तो एक 7830 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 7920 7950 के लिए खेलिए। ऊपर में 8000 एक काफी महत्वपूर्ण लेवल है। मुझे
लग रहा है कि काफी दिक्कत वहां पे होने वाली है, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज होंगे वहां पे भी। लेकिन निचले स्तरों पे मेरे हिसाब से 7-8 जहां पे सबसे अधिक मात्रा में पुट कॉन्सेंट्रेशन हाल फिलहाल में है, वो एक अच्छा सपोर्ट बनने की उम्मीद है। 7-8 के नीचे ही मुझे लग रहा है एक फ्रेश वीकनेस है, नए शॉर्ट्स बनेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपरी तरफ के लिए अगर आप खेलेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, तो यहाँ पर तेजी के लिहाज से ही ट्रेड किया जाए। 7,920 का लक्ष्य है गौरव का, जहां पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे निफ्टी पर। लेकिन गौरव, क्या बैंक निफ्टी भी आप इसी तरह से तेजी के व्यू के साथ उतरना चाहते हैं, और यदि हाँ तो फिर क्या टारगेट्स हैं आपके? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा अगर निफ्टी को अगर 7950 के हम अगर लक्ष्य देखें, उसमें सबसे बड़ा योगदान बैंक निफ्टी का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 16,800 एक ऐसा लेवल जहां से उस एक काफी अधिक मात्रा में शॉर्ट्स वगैरह बने थे। तो अब चूंकि ये 16,800 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, 16,800 की समथिंग कुछ क्लोजिंग हुई है, मेरा मानना है अगर ये सस्टेन कर लेगा तो एक 17,800 के आप 17,100 एक सौ तक के आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो 16,650 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 17,100 के आप इसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। अगर किसी को फ्यूचर्स में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो तो आप 16,900 का कॉल खरीद के 17,000 का कॉल बेचते हैं, वो स्प्रेड अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये एक्सपायरी तक की आप स्ट्रेटेजी के तौर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरत हाल में आप इसमें बुलिश स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो कुछ ही देर में गौरव से ये भी पूछेंगे कि कौन से वो दूसरे शेयर हैं जहां पर वो बुलिश या बेरिश हैं। लेकिन अविनाश, आपसे फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर एक राय लेना चाहता हूं। यहां पर 368 करोड़ रुपीस प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से ये रेज करेंगे, बोर्ड बैठक का ये आउटकम निकल कर आया। ये स्टॉक कैसा लगता है और इस खबर को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली हेमंत, ये न्यूज फ्लो डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फॉरेन निवेशक इस कंपनी में फ्रेश पैसा लगा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कम से कम 1.5-2 साल का व्यू ले, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल और जिस प्रकार का रिटेल रीच इनका है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में इतनी शायद बढ़त देखने को ना मिले, लेकिन जो रियल अर्निंग्स ग्रोथ और जो अर्निंग्स ट्रैक्शन आएगा वो मेरे ख्याल से FY17 और FY18 में रिफ्लेक्ट होगा, और उसके लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी है। लेकिन डेफिनेटली आगे का पोटेंशियल काफी ब्राइट है। ओके, आगे के लिए खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई दिख रही है। इसी तरह से 2 स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं आपसे अविनाश, जेके लक्ष्मी सीमेंट और उदयपुर सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो कि प्रमोटर है उदयपुर सीमेंट की 3% हिस्सेदारी बेचेगी ऑफर फॉर सेल के जरिए, और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं लगातार बड़े सौदे होते दिख रहे हैं इस काउंटर पर उदयपुर सीमेंट पर, और जिसमें मॉर्गन स्टैनली जैसा एक फंड लगातार बिकवाली कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ऊपर जा रहा है। उदयपुर सीमेंट का चार्ट भी आपके सामने हाजिर करेंगे, एक अंदाजा लगेगा पिछले कुछ दिनों में किस तरह की तेजी यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, और वहां से तेजी बनती हुई दिखी। दोनों शेयरों में क्या राय है? और दूसरा, जेके लक्ष्मी सीमेंट खरीदा जाए या फिर उदयपुर सीमेंट? मुझे लग रहा है कि अनिल जी, आई थिंक अगर हम विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट विल बी अ बेटर चॉइस। क्लियरली यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी कंपनी ने परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वॉल्यूम एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर दिखाए। तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में ये डेफिनेटली एक इमर्जिंग काइंड ऑफ कंपनी है, और आगे कम से कम अगर लॉन्ग टर्म व्यू ले तो जेके लक्ष्मी सीमेंट विल बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि नॉट ओनली वॉल्यूम बट प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर प्लेस्ड है। बिल्कुल, तो देखना होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है और उदयपुर सीमेंट आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। 13% की शानदार रैली बृहस्पतिवार को देखने को मिली। 7 दिन में देखिए 24-25% दौड़ लगा चुका है, और कल इसका OFS खुलेगा। आज बाजार बंद होने के बाद OFS की डिटेल्स आएंगी। पिछला OFS शायद 10 रुपए के आसपास हुआ था। अब देखना होगा कि इस OFS का भाव क्या होता है और कौन उस OFS में दरअसल खरीदारी करते हैं। और अनिल जैसा कि कह रहे हैं, मॉर्गन स्टैनले बेच रहा है, लेकिन खरीद कौन रहा है इसके ऊपर अब भी असमंजस बरकरार है। तो बायर कौन है, इस पर नजर बनी हुई है साफ तौर पर। इसके अलावा एक और ऐसा स्टॉक जिस पर आज नजर होगी वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर। ये कैसा लगा आपको? कंपनी तो काफी अच्छी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। जापान की जो मित्सुई सुमितो है, जो इनकी इंश्योरेंस पार्टनर है, वो अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा रही है। हालांकि CNBC आवाज ने करीब 1.5 महीने पहले ये खबर दी थी कि वो हिस्सेदारी बढ़ाएगी, और करीब 880 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशंस पे जिस पे ये डील हुई है वो आपको कैसे लग रहे हैं, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के शेयर में भी क्या एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल हेमंत, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो ये ऑन द हायर साइड हुई है, जो एक अच्छी बात है।
पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि ये एक बेंचमार्क रेट आगे माना जाएगा। और दूसरी बात, कंपनी जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे करीबन 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया था, तो उनको उनका पूरा इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर हो रहा है। तो क्लियरली ये जो 40% स्टेक उन्होंने दिया है, उसके बाद भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इस वेंचर में 60% होल्ड करेगा। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए फायदे वाली बात है। और दूसरी, मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली एक अपटेक आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये चोलामंडलम फाइनेंस के लिए भी किसी तरह से पॉजिटिव है क्या? नहीं, बिल्कुल। या फिर क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो होल्डिंग कंपनी, लेकिन ये कारोबार तो चोलामंडलम फाइनेंस। एग्जैक्टली, उसके लिए भी है, बट ओवरऑल होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर दे तो पैसा क्लियरली कैश फ्लो इधर आएगा, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। और 60% होल्डिंग अभी भी है, तो उसका मतलब अभी भी कंट्रोल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के पास है, एंड एट द हायर एंड हो गया, करीबन 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम का भी वैल्यूएशन बढ़ेगा जिस प्राइस पर डील हो रही है। तो चोलामंडलम और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इन दोनों शेयरों पर आज नजर रखिए यहाँ पर क्या एक्शन होता है। लेकिन गौरव, आपने सेक्टर के तौर पर आज चुना है मेटल्स को, और लगातार पिछले कई दिनों से मेटल्स धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लोग काफी अंदाजा लगाकर बैठे हैं, कभी भी किसी भी वक्त सेफ गार्ड ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी की खबर भी आ सकती है स्टील के कुछ और प्रोडक्ट्स पर। पहले तो ये बताएं कि आपने मेटल्स को क्यों चुना है, और दूसरा ये बताएं फिर मेटल्स को अगर ट्रेड करना है तो कौन से स्टॉक्स आप खरीदना चाहेंगे आज? देखिए अनिल जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती है मेटल स्पेस में, जब तक रोलर्स एवरेज से कम ना दिखे। मैं रिवर्सल्स के लिए बात नहीं करूंगा, तो मैं प्रीमेच्योर होके अभी नहीं कहूंगा कि मुझे रिवर्सल्स दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिलेक्टिव नेम्स जो है वो काफी अच्छे लगे। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, JSW स्टील अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है हिंडाल्को में, प्रोबेबली सेल में काफी अच्छा एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। वेदांता थोड़ा और अपसाइड है, लेकिन मेरे हिसाब से 95 तक आने के बाद एक बार रुकने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मेरा अगर आप यहाँ से टॉपिक्स में अगर आप बात करें, तो अभी मैं जो मुझे पसंद है वो है हिंडाल्को। JSW स्टील में अभी भी पिक है, लेकिन वो काफी भाग चुका है। यहाँ पे अगर फ्रेश अगर मैं राय देने की कोशिश करूं, तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को मेरे लिए बेटर बेट होगा। 85 का जो अगर कॉल ऑप्शन देखेंगे, सबसे अधिक मात्रा में उसमें OI कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, 10-20 पैसे ऊपर ही क्लोज हुआ है। मेरा मानना है अगर नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है OI का, वो है 92.5 में दिख रहा था। मेरे हिसाब से 92.5, 95 ये लक्ष्य की आप उम्मीद कर सकते हैं जैन सीरीज में हिंडाल्को में। तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में मेटल स्पेस में हिंडाल्को भी हो सकता है। फिर मुझे एक सेल लग रहा है, उसमें अच्छे लॉन्ग्स वगैरह बनते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 1 रुपए का 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आपको 2 या 3 या 4 रुपए तक के भी इसमें लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 52 से 54 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो वो एक अच्छा लग रहा है। तो सिलेक्टिवली अगर टाटा स्टील करंट लेवल सस्टेन कर ले, तो वहां से और 5-8% की मूवमेंट है, लेकिन प्रोवाइडेड वो सस्टेन करना चाहिए। तो अभी थोड़ा एक लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेटल स्पेस में, तो उसको ग्रैब करने की जरूरत है अभी। और आप क्या खरीदना चाहेंगे? देखिए, सेफगार्ड ड्यूटी लग गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई, बाजार तो अब ये मानकर चल रहा है कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस शायद आज या इस हफ्ते आ जाए। अगर ये आता है तो आप वो क्वालिटी नेम खरीदना चाहेंगे, टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, हिंडाल्को, या फिर वो नाम खरीदना चाहेंगे या ट्रेड करना चाहेंगे जो काफी मुश्किल में थे? और ये सब सेफगार्ड ड्यूटीज जब नहीं थी उनके चलते मुश्किल आई थी, जैसे मोनेट इस्पात, भूषण, वीजा स्टील, सनफ्लैग, कल्याणी, लंबे नाम है छोटे मिड कैप्स के। कोई मिड कैप स्टॉक भी बताइए जिस पर आपकी नजर होगी अगर ये खबर आ जाती है तो। मिड कैप में मुझे लग रहा है कि जो क्वालिटी नेम है, मुझे लग रहा है कल्याणी स्टील है, और कल्याणी स्टील के नंबर्स लास्ट लगातार 1-2 क्वार्टर से काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी ऑटो कंपोनेंट और क्लियरली कैपिटल गुड्स सेक्टर को स्पेशलाइज स्टील सप्लाई करती है। तो मुझे लग रहा है कि कल्याणी स्टील का वॉच में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक शेयर है जो ऑलरेडी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरह से नंबर दिखा चुका है। और अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी आती है, रॉ मटेरियल्स थोड़े से और सस्ते होते हैं, तो डेफिनेटली कल्याणी स्टील को फायदा होगा। ओके, कल्याणी स्टील यहां पर खरीदारी का मौका आपके लिए बनता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम बात करेंगे वायदा कारोबार में आपके लिए कहां ट्रेडिंग के मौके हैं। आज के लिए खास तौर से स्टॉक फ्यूचर्स में 3 पिक्स है बेहतरीन गौरव की लिस्ट में, जहां खरीदारी की भी राय है और शॉर्ट पोजीशन बनाने की भी। कौन से हैं वो स्टॉक, क्या लेवल्स है और क्या टारगेट्स हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने 3 खास मेहमानों से, मानस, अविनाश और गौरव बिस्सा। और ऐसे स्टॉक्स जिन पर आज एक्शन देखने को मिलेगा खबरों के दम पर, उस पर बात हो रही है। JP एसोसिएट्स, ये वो कंपनी है अविनाश जो पिछले करीब 1 साल से कह रही है अपने सीमेंट की प्लांट को बेचना चाहती है, और आज फिर से वो रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं। अल्ट्राटेक, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, ये कुछ प्रोस्पेक्टिव नाम आए हैं।
की वो हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक हैं। 11 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एफएनओ के बैन में भी ये पहुंचा था। ये बताइए इस खबर के चलते क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है और आप कैसे अप्रोच करेंगे इस खबर को, और क्या कोई ट्रेड लेना चाहेंगे इस तरह? हेमंत, मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज फ्लो है वो काफी टाइम से पेंडिंग है और किस वैल्यूएशन पे ये डील होती है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि बायर्स तो डेफिनेटली विजिबल है, लेकिन कौन से वैल्यूएशन पे ये यूनिट बेची जाती है, क्योंकि अभी भी जो डेट का बर्डन जयप्रकाश एसोसिएट्स के बैलेंस शीट पे वो काफी बड़ा है और लगातार 1-2 क्वार्टर से कंपनी घाटे में चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इतना कोई बड़ा इंपैक्ट ना होगा। क्लियरली पहले भी अल्ट्राटेक ने जेपी एसोसिएट्स का एक प्लांट खरीदा था, तभी भी अल्ट्राटेक में ज्यादा तेजी देखने को बिल्कुल, इनफैक्ट वहां पे तो सस्ते में अगर डील होती है तो इनके लिए अच्छा है। जयप्रकाश एसोसिएट के लिए तो अभी भी रास्ता काफी दिक्कत भरा हुआ है और मुझे लग रहा है कि काफी टाइम लगेगा कि बैलेंस शीट करेक्ट होने में। तो 11 रुपए का स्टॉक भले ही वो लो वैल्यू दिखता है, बट मुझे लग रहा है कि दिक्कतें काफी ज्यादा है। ओके, मैंगलोर केमिकल्स, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं। मानस चार्ट देखकर बताएं क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की। रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड ने यहां पर गुरुवार के सेशन में काफी बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी उनकी तरफ से और 39 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं 41 रुपए 50 पैसे के दाम पर। इंटरेस्टिंग बात है कि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, ऑलरेडी 17% ऊपर था, 48 रुपए के आसपास के दाम में। खरीदारी करनी चाहिए, देर हो चुकी है, इतने ऊपर अब इंतजार करना ठीक है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की दिखती है, क्योंकि 100 रुपए से लगातार गिरावट देख रहे थे हम। 40 रुपीज के आसपास बेस बना। लास्ट सेशन में 45 के एक अहम रेजिस्टेंस को स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो बिल्कुल उम्मीद किया सकती है कि स्टॉक 55 के लेवल तक जाए, जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो आप बिल्कुल यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली 44.50 के नीचे जरूर लगाएं। मैक्स इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होगी आज। अविनाश, हाईकोर्ट की मंजूरी मिली है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। इन्होंने घोषणा करी थी कुछ महीनों पहले कि अपने कारोबार को 3 एंटिटीज में ये बांटेंगे। अब माना यह जा रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अगले महीने से एक्स डिमर्ज्ड एंटिटी के तौर पर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा और बाकी की जो कंपनियां वो फरवरी 2016 से अलग हो जाएंगी। ये बताइए, अब पता तो था इस खबर का आना है और अप्रूवल भी आ चुका है, तो आज इसके चलते कोई सेंटीमेंट के लिहाज से तेजी देखने को मिल सकती है? ए और बी, ये शेयर आपको कैसा लगता है? आई थिंक डेफिनेटली सेंटिमेंट के हिसाब से एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्शन पॉजिटिव साइड से देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कंपनी ने इसलिए की है कि वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को मिले और पूरी तरह से वैल्यू बड़ी अपसाइड मिले। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में मैक्स इंडिया एक काफी बड़ा प्लेयर है, बोथ हेल्थ केयर एज वेल एज इंश्योरेंस प्ले में। तो डेफिनेटली आई मीन लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड। और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर से लग रहा है कि कम से कम एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बिफोर मर्ज्ड आई मीन डीमर्ज्ड एंटिटी लिस्ट हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक्शन देखने को मिले। एक और स्टॉक जिस पर टेक्निकल राय लेना चाहता हूं मैं मानस आपसे, एसएमएस फार्मा। इनके एक प्लांट को यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिखा था, पिछले हफ्ते मेरे नोटिस में तो आया था। 124 रुपए के आसपास बंद हुआ है। यहां पर अप्रैल में इंस्पेक्शन किया था यूएस एफडीए ने और अब फाइनली प्लांट को मंजूरी मिली। ये बताइए क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या राय है आपकी और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, अब यहाँ पर कोई टेक्निकल टारगेट देना मुश्किल लगता है, क्योंकि एक बड़ी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। करीब करीब 50 रुपए स्टॉक चलना शुरू किया था, हायर टॉप साइड बॉटम बन रहे थे। एक टेक्निकल टारगेट करीब करीब 102 103 के आते थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर स्टॉक निकल गया है। मैं समझता हूँ कि अब अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है तो वो 130 रुपए के ऊपर ही होगी। अगर 130 के लेवल्स ब्रेक हो तो वहां पर आप ट्रेडिंग कॉल लें, स्टॉप लॉस 120 का रखें, 150 की टारगेट सेट करके चले। बट अगर आप निवेशक हैं और आपने पहले से ही लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, आप बने हुए हैं स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक में तो अच्छा आइडिया ही रहता है कि अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टाइम रिवाइज करते रहें और पूरी रैली को एंजॉय करें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे निवेशक के लिए आप अपना स्टॉप लॉस उनको 109 के नीचे रखना चाहिए। सुज़लॉन एक और स्टॉक है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। चार्ट्स पर आज ओपन ऑफर जो ऐलान हुआ था उसका आज शुरू हो जाएगा, ये खुल जाएगा 8 जनवरी तक ये खुला रहेगा और 18 रुपए प्रति शेयर पर ये ओपन ऑफर की घोषणा करी है तुलसी तांती और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं सांघवी साहब, उन्होंने करीब 26% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। 2840 करोड़ रुपए का पैसा इन्होंने इसके लिए एलोकेट किया है। ये बताइए, चार्ट्स देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है क्या? कैसे ट्रेड करेंगे इसे आज आप? देखिए, अगर हम रीसेंट पास्ट का चार्ट देखते हैं तब तो
खरीदारी के मौके नहीं दिखते हैं, क्योंकि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 50 दिनों और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। लेकिन हम जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि 19 रुपए 50 पैसे, 19 रुपए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो केवल अगर वो चीज नजर में रखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए पॉइंट ये है कि 19 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज चाहिए होगी स्टॉक के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ जब तक नेगेटिव न्यूज नहीं आती 19 रुपए के लेवल्स ब्रेक शायद नहीं होंगे। तो इसलिए 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं। मूव तब आएगा जब स्टॉक 22 रुपए के लेवल्स ब्रेक करेगा। अगर 22 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप समझ के चल सकते हैं कि करीब 26-27 रुपए के मूव जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, नीचे में 19 का आप ध्यान रखिए, ऊपर में 22 का ध्यान रखिए। 22 के ऊपर जाता है तो 26 तक जा सकता है। ये रहा है इस शेयर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स पे हम बातचीत करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा बाजार खुलने के साथ ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्सा। और लेते हैं कुछ अब यहाँ पर और स्टॉक्स पर आए। मेरी लिस्ट में कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स है। KEI इंडस्ट्रीज, यहां पर पावर ग्रिड से 384 करोड़ का एक ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, ये खबर आई है। स्टॉक में एक अच्छा रनअप हुआ है। चार्ट्स आपके सामने हाजिर करते हैं और मानस से भी एक राय लेना चाहता हूं इस स्टॉक पर। मानस क्या कहते हैं? 105 रुपए ये स्टॉक किसी जमाने में 20-30 रुपए 15 रुपए चला करता था। बिल्कुल लंबा चार्ट होगा, साल भर का तो अंदाजा लगेगा कितना बढ़ा है। लेकिन फिलहाल 384 करोड़ का ऑर्डर, छोटी कंपनी है, उसके हिसाब से शायद अच्छी साइज वाला हो सकता है। मानस चार्ट क्या करें? 12 महीने में 135%। देखिए चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है जी। देखिए चार्ट्स तो अभी भी पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि 7 रुपए से स्टॉक चलना शुरू किया था 2 साल पहले। बट ये जरूर है कि पिछले करीब अगर आप 3-4 मंथ के चार्ट देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि हाई लेवल पे 120 पे रेजिस्टेंस दिखता है। बट जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अभी बेहतरीन लगता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 90 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और अगर 120 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 40 रुपीज का मूव देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से कम आप 160 रुपए के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। बट स्टॉक के लिए 120 एक हर्डल जरूर है। तो उस तरह मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। ऐसे ही एक अच्छा चार्ट अनिल स्पाइसजेट का भी आप देखिए, क्या रैली उस स्टॉक में भी देखने को मिली है। कुछ लोग तो 100 का टारगेट स्पाइसजेट पर अब देते हैं। ये बताइए आज एजीएम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अविनाश? अजय सिंह जी जो हैं वो जब से वापस आए हैं, मारन जी से उन्होंने स्टेक खरीदा, उसके बाद ये एजीएम के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। पॉजिटिव कमेंट्री की एक्सपेक्टेशंस काफी सारे लोग कर रहे हैं। स्पाइसजेट कैसे अप्रोच करेंगे और आपका क्या व्यू है इस शेयर पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि कंप्लीट एविएशन स्पेस में अगर हम देखें तो जो ट्रैफिक है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। और अगर स्पाइसजेट की बात करें तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगी कि फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कितना एडिशनली अजय सिंह जी एडिशनल लेके आते हैं। उन्होंने कहा था कि काफी पीई इन्वेस्टर्स उनके साथ हैं, वो काफी कॉन्फिडेंट है टर्न अराउंड के लिए। ऑलरेडी प्रीवियस क्वार्टर में हमने देखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर स्पाइसजेट ने डिक्लेयर किए। तो मेरे ख्याल से होपफुली अगर इस अनाउंसमेंट पे अगर कोई पुष्टि आती है मैनेजमेंट के साइड से तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक में रहेगा। और वैसे भी क्रूड के प्राइसेस जिस प्राइस पे आए हैं, मुझे लग रहा है कि इनके लिए कम से कम नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो एटलीस्ट अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। ओके, तो यहां पर स्पाइसजेट और एविएशन स्टॉक्स की तेजी बरकरार रह सकती है, अभी आगे बढ़ने की संभावना। वी मार्ट को आप ट्रैक करते हैं क्योंकि गुरुवार के सेशन में 20% के ऊपरी सर्किट पर पहुंचा था। जैसे आरबीआई की तरफ से एफआई लिमिट बढ़ाई गई, स्टॉक भाग गया और मैं देख रहा था 1,35,000 शेयर खरीदे गए एक एफआई की तरफ से 574 रुपए के आसपास। स्टॉक 584 रुपए के ऊपरी सर्किट के आसपास बंद हुआ है। क्या करना चाहिए यहां पर आज फिर से अगर गैप से खुले तो? नहीं, मेरे ख्याल से जिनके पास है अनिल जी उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आई मीन अर्निंग्स विजिबिलिटी और इनकी रिटेल रीच जिस प्रकार से टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में है, मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है। अगर हम लॉन्गर टर्म पोटेंशियल देखें, नया खरीद सकते हैं क्या? और नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियरली वेट करना ही शायद ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी तेजी से स्टॉक भागा है। भले ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ही अगर एंट्री करे तो ठीक हो। बुधवार को भी अच्छी रैली देखने को मिली थी जब इन्होंने अपना एक ई पोर्टल लॉन्च किया था और उसके बाद बृहस्पतिवार को वो खबर आई जिसके चलते आप देखिए 20% के अपर सर्किट यहां पर लगे। बिल्कुल। एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं ब्लू स्टार इन्फो, इसके चार्ट्स पर राय ली जाए मानस आपसे। ये बताइए, 2 फंड ने खरीदारी की है 4 लाख शेयरों की यहां पर और 245 रुपए पर यह खरीदारी होती हुई दिखी है गुरुवार के सेशन में ब्लू स्टार इन्फो में। आप बताइए
क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या अब भी खरीदारी करने का मौका है? 249 पर बंद हुआ था 4% के मुनाफे के साथ ये शेयर। देखिए, इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए भी देना मुश्किल है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं, बट जिस तरह के मूव हमें थर्सडे के सेशन में देखने को मिले, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा पोटेंशियल और है, करीब करीब 275-280 के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर किसी ने खरीदारी की हुई है तो अपने स्टॉप लॉस 239 के आसपास रखें, बट फ्रेश खरीदारी की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि अगर हम थर्सडे के चार्ट्स को छोड़ दें तो यहाँ पर अमूमन वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना शायद मुश्किल हो। बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कई सारी बेहतरीन चीजें, कई दिनों के इंतजार के बाद आपके लिए जैकपॉट फिर से आज आशीष लेकर आएंगे। 4 दिनों के इंतजार के बाद आज रुपए की शुरुआत भी होगी क्योंकि गुरुवार को भी छुट्टी थी। उसके साथ ही प्री ओपनिंग सेशन, पहला सौदा, सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।